संत कबीर की वाणी है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन एमपी की सियासत में उल्टा चल रहा है। यहाँ चुनावी साल में वोटरों की जाति ही पूछी जा रही है। सियासत जातियों की परिक्रमा कर रही है और जाति के ठेकेदार सियासत में सरदार बन गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सब जाति सम्मेलन बुलाकर उनका समर्थन मांग रहे हैं। पहले ओबीसी, आदिवासी, दलित वर्गों के सम्मेलन हुए और अब जातिवार सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं। राजपूत, ब्राह्मण, कुशवाहा, यादव, कुर्मी, जाट, केवट जैसी तमाम जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं और लोग अपनी जाति के अनुपात में टिकट भी मांग रहे हैं। दोनों पार्टियों से विनम्र निवेदन करेंगे कि दोनों पार्टियां हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे। लोगों हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे दोनों पार्टियां, और समाज पूरा जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए पूरा समाज हमारा एक साथ खड़ा रहेगा। किसी भी पार्टी का हो, पार्टी से पूरा समाज उसका एक साथ खड़ा रहेगा। समय केवट के कहने पर भगवान राम ने समाज को पार किया था। आज हमारे मुखिया राम के रूप में कहा जाए, नेता के रूप में, पिता के रूप में, भैया के रूप में बैठे हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह समाज की तरफ से करना चाहता हूं। आप मुझे बनाया है तो समाज की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, शायद मैं आपको अवगत कराऊंगा तो मैं आपको समाज को आपकी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि वो समस्याएं जरूर पूरी होंगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता भी इन्हें जातीय आधार पर भरोसा भी दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो ओबीसी की सभी जातियों को साधने, जातिगत जनगणना और जाति के अनुपात में आरक्षण का वादा ही कर दिया है। हमारे परंपरागत शासकीय तालाब है, उन पर पहला हक मछुआ, ढीमर, भोई, कहार, मांझी उनका ही रहेगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा और इसको लेके ठोस कार्रवाई की जाएगी। कमलनाथ तो घोषणा मशीन नहीं है, मैं घोषणा नहीं करता, मैं क्रियान्वयन में विश्वास रखता हूं। और अगला जब आपका सम्मेलन होगा मैं आपको हिसाब दूंगा। आपको हिसाब दूंगा, मैं हिसाब देने से नहीं भागता। मध्य प्रदेश में जाति की सियासत नई नहीं है। 90 के दशक में बसपा के उदय के साथ ही विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल अंचल में दलित और ओबीसी जातियां एकजुट हुई तो पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बाद में जैस ने जातिवाद को हवा देकर आदिवासियों के बीच पैठ बनाई। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अब तक इससे बचती आई है। लेकिन सियासत की हवा भाप ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को भी जाति का बुखार चढ़ने लगा है। देखना यह है कि जातीय राजनीति की हवा में कहीं विकास और सुशासन जैसे जनता के बुनियादी मसले उड़ न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। जाति का बुखार, सब बीमार। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल हर वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जाति सधे तो सब सधे। और जिस तरह से MP इलेक्शन की हम बात करें, 5 से 6 महीने का वक्त या उससे कम वक्त अब बचा हुआ है और लंबे समय से तमाम सारे फैक्टर मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की सियासत में देखे जाते रहे हैं। पहले जिस तरह से कहीं ना कहीं बसपा का, बहुजन समाजवादी पार्टी का कुछ क्षेत्रों में वर्चस्व रहा है, उसका फायदा उन्हें मिलता रहा है। कुछ सीटों पर, MP की कुछ विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भी इफेक्ट डालती रही, लेकिन धीरे धीरे इनका जो अस्तित्व है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद चाहे हम जैस की बात करें या अन्य की बात करें, MP की सियासत में वो देखने को मिल रहा है, उनका गुणा गणित देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, अलग अलग जातियों के जो सम्मेलन हो रहे हैं, अलग अलग जातियों की जो मांगे हैं वो सामने रखी जा रही हैं और उसी को लेकर कोशिश यही है कि हर जाति वर्ग को साधा जाए। क्या कुछ इम्पैक्ट इन जातियों का इस इलेक्शन में
और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जाति का सम्मेलन हो, हर जाति ये चाहती है कि उसके उस वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व इस चुनाव में मिले, यानी कि वो टिकट की भी दरकार कर रहे हैं अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी। रोहित जी, स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। चेतन जी, आपका भी स्वागत है। मैं सीधे तौर पर डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आता हूं। रोहित नायक जी, जिस तरह से जो आज जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और अलग अलग जातियों के सम्मेलन जिस तरह से हो रहे हैं, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, हर जाति वर्ग को साधने में जुटा हुआ है। क्या माना जाए कि ये अब मान लिया है, पार्टी ने मान लिया है कि हर वर्ग को हमें साधना है, और दूसरी तरफ क्योंकि हर पार्टी, हर वर्ग ये भी मांग कर रहा है कि उस वर्ग को टिकट भी दिया जाए, प्रतिनिधित्व भी दिया जाए। क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी इसको लेकर? जातिगत जनगणना जो है, यदि हम उस रूप में इस बात को देखें तो जो समाज का जो ताना बाना है, जो सामाजिक रूप से जो संरचना है समाज की, उसमें जातियों का किस तरह से अभी आविर्भाव या जो उदय है वो हो रहा है, उसको भी जज किया जा सकता है। उसके अलावा किस जगह पे कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या सही जगह पर सही व्यक्ति है, उसका भी निर्धारण किया जा सकता है। तो कई सारे आयाम जातिगत जनगणना के हो सकते हैं। लेकिन जो अभी जो हम ये देख रहे हैं प्रारूप, ये पिछले चुनाव के पहले भी हुआ था राजेश जी। मैं आपको सीधे तौर पे कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हो या वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो, या एक भोपाल में या राज्य में एक संस्था है रेड क्रॉस, इस तरह की संस्थाएं हो। इन संस्थाओं में अपने लोगों को बिठाने का चलन सरकारें शुरू कर देती हैं। भाजपा ने पिछली बार भी ये चीज करी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे लगता है कि प्रशासनिक तौर पर लिए गए या सामाजिक तौर पर लिए गए निर्णय नहीं है। ये जो कठपुतली आरएसएस भाजपा को बनाए हुए है, मैं सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा हूं कि आरएसएस के लोग इन संस्थाओं में बैठना चाहते हैं, ताकि दूसरी सरकार यदि बने भी तो भी एक तरह का दबाव उस सरकार पे बना रहे। क्योंकि ये आप देखिए, ये अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये जितने भी आयोग बन रहे हैं, ये आयोग है, बोर्ड नहीं। इनको बोला बोर्ड जा रहा है, लेकिन बहुत एक बेसिक डिफरेंस है बोर्ड और आयोग में। जब बोर्ड कोई होता है राजेश जी, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी बाहरी समीक्षा की प्रक्रिया के लिए आयोग बनाया जाता है। तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं और उसको बाहरी रूप से उसकी समीक्षा करनी है तो आयोग बनाया जाएगा। लेकिन यदि कोई समिति होगी, कोई समिति या बोर्ड होगा, तो उसमें आंतरिक जो विधायक है ना, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं बचता है। तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए। ये सारे जो आयोग बन रहे हैं इंडिपेंडेंट। चलिए राहुल जी, मैं रोहित जी में आपके पास में आता हूं। कुछ ना जो प्रॉब्लम है संवाद की, वो दिक्कत टेक्निकली आ रही है। मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह की जो चीज़ें अभी दिख रही हैं, क्योंकि अलग अलग जाति के जो सम्मेलन हो रहे हैं और दोनों दलों की नज़र है, पहले जिस तरह से देखा जाए कि आदिवासी पर फोकस रहा, दलित पर फोकस रहा, अब इंडिविजुअल जातियों पर जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, क्या माना जाए बहुत माइक्रो मैनेजमेंट है दोनों ही दलों का कि अब एक ही एक वर्ग का सम्मेलन आयोजित कर उसमें जो चीजें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उस पर बात की जाए। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि हर वर्ग अपने लिए प्रतिनिधित्व भी मांग रहा है। देखिए राजेश जी, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक तथ्य है कि राजनीति लोगों को बांट रही है, जाति में बांट रही है। पूरा प्रदेश सब लोगों का है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसमें बहुत सी जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग बोलते हैं, और वो हमारी एक जो लोकतंत्र की खूबसूरती है और जो हमारी सर्व भाषा सर्व सम्मेलन वाली जो बात है, वो उस पर निर्भर करती है। अभी तक उत्तर प्रदेश में, बिहार में जातिगत राजनीति चलती थी, जाति के आधार पर वोट डाले जाते थे। वो दुर्गुण अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी आ गया है, जबकि मध्य प्रदेश में पहले कभी ऐसी स्थिति बनी नहीं। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में भी इसी तरह का एक वो चलाया गया था कि लिंगायत के वोट अलग हैं, तो वोकलिंगा के वोट अलग हैं, तो कुरुबा समुदाय के लोग अलग हैं। इस तरह से जातिगत आधार पर चुनाव जीतने की जो मनोवृत्ति राजनीतिक दलों में पनप रही है,
ये मुझे लगता है कि समाज में बांटने की स्थिति पैदा करेगी। क्योंकि जातिगत आधार पर अगर आप निर्णय लेते हैं तो ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार ओबीसी को लेके बहुत जबरदस्त रूप से दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी बातें कही थी कि हम ओबीसी को बहुत ज्यादा सुविधाएं देंगे। तो दूसरी जातियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले ओबीसी, ठीक है उनका प्रतिशत ज्यादा हो सकता है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन जब आप समान दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा को समान दृष्टि से देखे। आज की तारीख में बड़े ही लोकतंत्र है, लेकिन राजतंत्र का उसमें कहीं ना कहीं बहुत समावेश है। वो राजतंत्र का ही एक दूसरा रूप है। लोकतंत्र एक बार 5 साल में जनता जरूर अपने नेता को गद्दी पे बिठा देती है, उसके बाद उसका राजसी स्वरूप ही सामने आता है। तो प्रजा को अपने एक समान दृष्टिकोण से देखना ये किसी भी राजा की सबसे बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये जो जातिगत बातें सामने आ रही हैं, ये ठीक नहीं है। अभी आपने देखा कि सीएम ने घोषणा की है कि कुशवाहा जाट कल्याण बोर्ड बनेगा, स्कूलों में जाटों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि जब मैं जेल गया था तो जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो जाट नेता ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो ये सारी चीजें ये ठीक नहीं है राजनीति के लिए, विशेषकर जनता के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप जातिगत रूप से राजनीति करने का विचार करते हैं तो फिर हर जाति अपने अपने हिसाब से प्रतिनिधित्व मांगती है। बसपा निश्चित तौर पे दलितों की राजनीति करती आई है, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ अब आपको सामने है। आपके उत्तर प्रदेश में भी उसकी स्थिति खराब है, मध्य प्रदेश में तो जैसी स्थिति है वो आपको ही मालूम है। जयस जरूर आदिवासियों को इकट्ठा किए हुए है, लेकिन उनकी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सत्ता के सिंहासन में पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि किसी भी जाति वर्ग में ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी जाति वर्ग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे या उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे देंगे तो वो पूरा के पूरा जो जाति है वो आपके तरफ वोट देने के लिए राजी हो जाएगी। क्योंकि हर जाति में तरह तरह की राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग होते हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं होना चाहिए, और अगर ये हो रही है तो निसंदेह मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए घातक साबित होगी। चलिए, शंकर लाल तिवारी साहब हमसे जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक। स्वागत करूंगा शंकर लाल तिवारी साहब आपका। और सीधा सा सवाल यही कि जिस तरह से अब अलग अलग जाति के जो सम्मेलन हैं, किस रूप में देखते हैं इसे? कितना फायदा चुनाव में इससे आपको मिलेगा, पार्टी को मिलेगा? नहीं, ठीक है, चुनाव में फायदे के लिए तो सभी दल काम करते हैं और चुनाव सर पर है तो राजनीति की दृष्टि से कौन चाहेगा कि हमारा सभी समाजों में संपर्क न हो। और इसको इस ढंग से सोचना कि हम इसको जाति वर्ग में बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। बांटने का काम तो जब हो गया जब पाकिस्तान बना, बांटने का काम जब हो गया जब 370 बना, बांटने का काम जब हो गया जब तिब्बत पर ध्यान नहीं दिया गया, आज अरुणाचल पर संकट है। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के मुताबिक हम सभी समाज, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए सभी समाज के लोगों के साथ चुनाव के पूर्व 6 महीने साल भर पूर्व बीच बीच में भी बैठते रहते हैं, ऐसा नहीं है। पर अभी साल 6 महीने पूर्व जब उनका सम्मेलन हुआ, उनके कार्यक्रम हुए, उनने बुलाया, चाहे मुख्यमंत्री को बुलाए चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बुलाए, तो वहाँ जाकर के और मिलना, उनकी सुविधाओं को, उनके संगठन को, शादी ब्याह के लिए, अन्य कार्यों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई की बात, उनकी अपने सामाजिक समस्याओं को लेकर के कि उनका समाज कैसे मुख्य धारा में और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब उनको मिले। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको इस नजरिए से देखना उचित नहीं है। ये शुद्ध भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य की काम है कि हम सभी समाज के लोगों को क्या शंकर लाल तिवारी साहब, ये इसको ठीक है जिस तरह से आप कह रहे हैं, फिर क्या ये कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट है? पहले जिस तरह से आदिवासी, फिर दलित और अब अलग अलग जाति वर्ग। नहीं, आप उसको माइक्रो मैनेजमेंट कहिए, कुछ भी कहिए सक्सेना जी, पर मैं ये मानता हूँ कि फौजों को तैयार करने वाली बात है। युद्ध का मैदान सामने है। हाँ। और इसलिए समाज के सभी वर्गों से संपर्क करके, हाँ, उनका दुख सुख सुन करके, हाँ, निरंतर हमने उनके लिए काम किया है।
हाँ। तब वो समाज के लोग हमारे नेताओं को बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। हाँ। और हमारे नेता भी जब जाते हैं तो उनसे बात करते हैं, उसके पहले चर्चा होती है, किसी जो कुछ मांगे होती है। अभी परशुराम जयंती पे उन्होंने तमाम घोषणाएं करी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका कार्य करने का उद्देश्य कुल इतना है कि हम युद्ध के मैदान में हम ही जाने ही है। हमने निरंतर उनके लिए काम किया है, उन सभी वर्गों के लिए। और इसलिए एक बार चलिए शंकरलाल तिवारी साहब, आता हूँ दोबारा आपके पास में। जी, नेताओं को जी बुलाते हैं तो बताइए हम क्यों जाए, न जाए, मना कर दें। और यदि कोई मांग करते हैं, हम सरकार में हैं तो हमें उनके लिए सरकार के खजाने से यदि कुछ उनके। चलिए, डॉक्टर रोहित नायक हमारे साथ में है। नायक जी, बात घूम फिर के वही आती है कि चिंता तो अब चूंकि जिस तरह का चुनाव है और कहा जा रहा है इस बार की जो फाइट है वो काफ़ी नेट टू नेट है, और यही कारण है कि एक एक वर्ग, लेकिन मेरा सवाल पहले भी मैंने जिस तरह से किया था कि हर जो वर्ग है, जाति वर्ग है, वो कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है। नहीं लगता कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा कांग्रेस के लिए कि कैसे, ठीक है आप उनकी जो मांगे हैं उनको आश्वासन दीजिए कि ठीक है जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी जो मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे। नहीं राजेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही, बेहतर तरीके से। पिछली बार मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा था आपसे, और यहाँ पर फोरम में हमारे सभी वरिष्ठ बैठे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ये देखिए, अगर कोई समुदाय ये बोलता है कि हमें जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी, और इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, और अगर जाति वर्ण विशेष के आधार पर टिकट वितरण होता है, तो ये केवल कांग्रेस बीजेपी की समस्या नहीं है, सामाजिक तौर पर बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर एक ही जगह से दो लोगों को एक ही जाति वर्ण विशेष से उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी को देखते हुए जनसंख्या के आधार पर वो टिकट दे दिया जाता है, तो फिर जनता किसको चुनेगी? वो समाज किसको समर्थन देगा? यदि दो लोगों को एक ही समाज से दोनों पार्टी टिकट दे देती है, फिर किसको चुनेंगे वो? तो ये तो कंफ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट करने की स्थिति है। मैं जो आपका ध्यान जिस तरफ खींच रहा था वो बात थी कि ये जो सरकारें जब काम करती हैं तो वो अपने तरीके से इंडिपेंडेंट रूप से सरकारों को, दूसरी सरकारों को या सरकार के अधिनियम को मोल्ड करने की और कंट्रोल करने का प्रयास करती है। यदि यहाँ पर हम बात करें तो आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमको ध्यान में लाने की है वो है कि प्रत्येक बोर्ड में जो अध्यक्ष है उसके साथ 4 सदस्य जो हैं ये नियुक्त कर रहे हैं। ये केवल उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान ले जा रहा हूं जो घोषणाओं के बीच की बात है, जो सिल्वर लाइनिंग है, जो दोनों रीडिंग बिटवीन द लाइंस की बात करूं तो ये उस तरफ ध्यान ले जा रहा हूं मैं आपका कि यदि ये 4 सदस्य निर्धारित कर रहे हैं और बोर्ड निर्धारित कर रहे हैं, तो अगर आयोग बना रहे हैं और बोर्ड बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? और उसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ पर देखिए, अभी आप विकास प्राधिकरणों में देवास, कटनी और सिंगरौली में विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष नियुक्त किए इनने। छोटी छोटी जगहों पे आरएसएस के लोग बिठा रहे हैं और ये बैठ रहे हैं, सतत बैठ रहे हैं, पिछले कई सालों से बैठ रहे हैं और ये चीज चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। इसका मूलभूत रूप से इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और यदि अगर कोई सरकार नहीं बदलती है तो ये तो इनके साथ बैठे ही हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि किस तरीके का इंडिपेंडेंट चार्ज ये बोर्ड जो है ये विभाग के अधीन नहीं होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो बोर्ड निर्धारित हो रहे हैं, चाहे वो जाति वर्ण विशेष के हो, ये किसी भी विभाग के अधीन नहीं होंगे। ये केवल जो प्रत्येक बोर्ड जो है वो नौजवानों के रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और ये बोर्ड कौशल और रोजगार निर्माण बोर्ड के अधीन संचालित होंगे। चलिए पूछ लेता हूं। चलिए शंकरलाल तिवारी साहब जवाब दे दीजिए जिस तरह से डॉक्टर रोहित नायक कह रहे हैं। देना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं कि भाई साहब बड़ा परेशान है। कमलनाथ जी भी तो गए थे अभी सामाजिक सम्मेलनों में, सेन समाज में कह करके आए कि जो है तो हम उमरिया में कहाँ क्या बनवा देंगे बांधवगढ़ में, और ये कर देंगे वो कर देंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि जो आपने बात करी कि हर वर्ग हर समाज प्रतिनिधित्व मांग रहा है, तो निश्चित मांग रहा है और ये उसका हक है। अगर कोई समाज है वो चाहता है कि हम भी राजनीति की मुख्य धारा में, आर्थिक, सामाजिक, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा में आगे बढ़े, यही करने तो जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता वहाँ, और वो भी उनके आह्वान पर जा रहे हैं, उनकी अपेक्षा पे जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि भैया वो वर्ग के आधार पर मांग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो भाई साहब को शायद मालूम नहीं है जितनी जिसकी संख्या भारी
उतनी उसकी भागीदारी, ये नारा आज से थोड़ी लग रहा है कि आज कोई तूफान आ गया कि कोई बड़ा बवंडर हो गया। हाँ, आपको तकलीफ अगर हो रही है कुछ मित्रों को जो विपक्ष में है कि भैया वो तो मुख्यमंत्री बाजार लूटे ले रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बाजार इसलिए लूट रहे हैं, जनता का समर्थन, जनता का आकर्षण, समाजों का आकर्षण इसलिए है, उन पर भरोसा है, उन्होंने लोगों के निरंतर काम किए हैं। अब हमने कहा हम 1000 रुपए बहनों को देंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, उसने कहा हम 1500 देंगे। तो संख में और ढपोर संख में बड़ा अंतर होता है। एक व्यक्ति कह रहा है हम 10 जून से खाते में डाल देंगे, और दूसरा कह रहा है कि फार्म भर दो, हम आएंगे तो देंगे। अरे भैया, ये कौन सी बात है? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पहले भी आप किसानों का कर्जा माफ करके, और हम बोलेंगे तो आप कहोगे हमने 27 लाख का माफ कर दिया। अरे 27 लाख का आपने 25-50 हजार रुपए माफ कर दिया, और लाखों किसानों को डिफॉल्टर बना दिया। आपने 2 लाख की बात कही थी और 25-50 लाख माफ करके आप ताली बजवाना चाहते हो। आप पर चाहे किसान भरोसा करेगा, जनता भरोसा करेगी कि आप लाडली बहनों को 15, न 9 मन तेल होना है, न राधा नाचनी है, पर फिर भी जबरन की बात है। और वो ये सारी बात जिसकी जितनी संख्या भारी, आधा सेकंड, जिसकी जितनी संख्या भारी के आधार पर ही पिछले समय हमारे मुख्यमंत्री आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे, जो कांग्रेस नहीं लड़ पाई। चलिए चेतन भट्ट साहब, क्या पहले भी आप ये कह चुके हैं, चेतन भट्ट साहब पहले भी आप ये कह रहे थे कि पैटर्न कुछ बदला हुआ नजर आएगा इस बार 2023 में। एमपी का जो पैटर्न नहीं रहा, आपने यूपी का उदाहरण दिया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इस बार जिस तरह से जो जाति, अलग अलग जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, तो क्या जो बुनियादी मुद्दे हैं, मसले हैं, वो क्या कहीं दब जाएंगे इस चुनाव में? देखिए राजेश जी, अभी 4-5 महीने हैं विधानसभा के चुनाव को। जाहिर सी बात है कि 2 प्रमुख राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में अपना स्थायित्व बनाना चाहते हैं, और है भी, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई राजनीतिक दल तीसरी ताकत का उदय नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी अपने तरफ से प्रयास कर रही है कि वो 230 विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करे, लेकिन उसका कितना प्रभाव होगा ये तो समय बताएगा। तो ये दोनों दलों के बीच में जिस तरह से द्वंद्व की स्थिति है, क्योंकि दोनों के ही विधायकों की संख्या में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक अपने अंतर्द्वंद के चक्कर में 15 महीने में सरकार कांग्रेस की गिर गई थी, और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका मिला। तो कांग्रेस को ये लगता है कि इस बार हम बहुत सावधानी से अपने लोगों को संभाल कर रखेंगे, और कर्नाटक में जिस तरह से उन्होंने अपने दोनों बड़े लीडरों को संभाल कर रखा और गुटबाजी से परे रहे, उसका फायदा निश्चित तौर पे कर्नाटक में कांग्रेस को मिला, और वो पैटर्न शायद कांग्रेस यहाँ पर भी अपनाना चाहती है। लेकिन ये जो जातिगत सम्मेलनों की बात है, मुझे लगता है कि ये जो है ये किसी भी प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी सरकार को समग्र रूप से देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं वो सब हमारे अपने हैं। कोई जाति विशेष वर्ग से किसी का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। वो सबको जब समान दृष्टि से देखेंगे, सबके भले के लिए काम होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष वर्ग। लेकिन चेतन भट्ट साहब, हर जाति जो है वो ये चाहती है कि ऐसा जो समय है, जो चुनाव का समय होता है, और जो उसकी जुड़ी हुई समाज से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो जानते हैं कि इससे बेहतर समय कोई हो नहीं सकता, और जो चीजें हैं, जो मांगे हैं, इस समय मनवा ली जाएं। ये तो देखिए, ये तो भाई जनता भी तो आखिर राजनीतिज्ञों के साथ रह रहे के उनके कुछ ना कुछ गुण तो सीख ही लेती है। उसको लगता है कि एक बेहतर समय है। अभी किसी भी राजनीतिक दल को आप थोड़ा भी अगर दबाव डालेंगे तो वो आपकी समस्या को हल कर देगा। आप देखिए कि डॉक्टरों की अलग समस्याएं हैं, आशा कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, पेंशनर की समस्याएं हैं, और वो तमाम लोग इस दौरान अपने आंदोलन खड़े कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, और हो भी रहा है। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हम किसी वर्ग को नाराज कर दें। अगर डॉक्टर नाराज हो जाएंगे, या आशा कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, या पेंशनर नाराज हो जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आगामी आने वाले चुनाव में पड़ेगा। ठीक है, ये कर्मचारियों की या दीगर लोगों की जो समस्याएं उनको हल करना अपनी जगह है, लेकिन जातिगत
आधार पर आप इस तरह की जो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम अभी तक जाटों के बारे में तो कभी कोई बात नहीं, बहुत लंबे समय से सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी की, अभी चुनाव पास आ गया तो जाटों को आप अपने प्रभाव में ले रहे हैं या दीगर जातियों को प्रभाव में ले रहे हैं। तो चलिए 30 सेकंड में शंकरलाल तिवारी साहब भी बिल्कुल हमसे सीधे अब जुड़े हुए हैं और रोहित नायक जी कुछ कहना चाहें 30 सेकंड में, फिर शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आ जाऊंगा। ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा के अलावा समाज को पूरी तरह से छत-विछत करने की राजनीति है। यदि आप किसी भी समाज को उसका स्थान देना चाहते हैं तो आपको उसके नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, समाज में महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, जो आपके हाथ में है जैसे वैट हुआ और बाकी चीजें हुई उन पे नियंत्रण करना चाहिए। आप अगर इस तरीके से चाहते हैं कि समाज किसी जाति वर्ण विशेष में बंटकर बढ़ जाए तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि समतामूलक समाज का सबसे बड़ा जो सूत्र है, जो सबसे बड़ी उसकी नींव है, वो एकजुटता है, समावेशित रहना है, एकजुट रहना है। चलिए शंकरलाल तिवारी साहब, वक्त कम है, किस राजनीति को जन्म देना। चलिए शंकरलाल तिवारी साहब। देखिए, समतामूलक समाज, गांधीवादी समाजवाद भारतीय जनता पार्टी का और दीनदयाल जी की कृपा से अंत्योदय मूल मंत्र है और एकात्म मानववाद, इसमें कहीं कोई हम पीछे नहीं है। विचार के मामले में बीजेपी कंफ्यूज है, नहीं है एक रत्ती भर कंफ्यूज है तो कांग्रेस कभी साफ हिंदुत्व, कभी गरम तुष्टीकरण, भगवान जाने। पर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि सभी समाजों को साथ में लेकर के, सभी वर्गों को साथ में लेकर के सरकार की जिम्मेदारी और संगठन की तरफ से उनको सुविधाजनक स्थिति में लाके, आप कह रहे हो रोजगार की बात कर रहे हो, ठीक है, आप विपक्ष में हो, आपको रोजगार की बात करना चाहिए, पर रोजगार मिल रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। रोजगार की व्यवस्था 1 लाख से ऊपर की भर्तियां हो रही है। इसके अलावा तमाम प्रकार के रोजगार मेले लगा करके, अन्य काम करके निरंतर रोजगार देने का काम हो रहा है। सबके सब लोगों को शासकीय नौकरी मिलना मध्य प्रदेश में हर माह। तो चलिए अलग अलग जातियों के लगातार जो सम्मेलन हो रहे हैं, हर दल चाहता है कि हर जो जाति समुदाय है उससे कनेक्ट हो और उसी कनेक्शन को इस समय देखा जा रहा है। अपने अपने तरह से जो चीजें हैं वो दिख रही हैं। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर चूंकि जो एमपी का इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव का धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की कोशिश यही है कि हर वर्ग, हर तबके तक पहुंचकर अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया जाए। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।